हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइएगा फ्रेंड्स कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो का व्यास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। यानी कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो है क्या कहलाता है, का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो इसमें फोकस पूछा गया कि फोकस क्या होता है? तो दोस्तों, फोकस होता है एफ बराबर होता है r/2 होता है। ठीक है, याद रखिए, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 32/2, यानी कि हो जाएगा क्या? 16 हो जाएगा। और ये जो है उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, इसलिए 16 या प्लस में हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है दोस्तों, बताइएगा कि किसी बिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन यानी m का मान, ठीक है, कह रहा ऋणात्मक है, माइनस में है, तो कह रहा उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, या वास्तविक और सीधा, या आभासी और सीधा, या आभासी और उल्टा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। यानी कि जब m का मान जो है आवर्धन का मान ऋणात्मक होती है तो वह वास्तविक और उल्टा होती है। ठीक है, आवर्धन के ऋणात्मक मान से यही पता चलता है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो वह वास्तविक होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइएगा कि नेत्र में मतलब आँख में, ठीक है, प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइएगा कहाँ से होता है? नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, या अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश परावर्तन कहाँ से होती है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? ऑप्शन ए है लाल, या नारंगी, या हरा, या नीला? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण के जो कह रहा है किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। बताइएगा कि भारत में उत्पादित मतलब उत्पन्न की जाने वाले प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो है आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, या 60 हर्ट्ज, या 70 हर्ट्ज, या 80 हर्ट्ज? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। यानी कि भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है वो 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? बताइएगा कि एक माइक्रो जो है एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, यानी एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बताइएगा फ्रेंड्स कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला, या पीला? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो है काला होता है। ठीक है, और विद्युन्मयी तार यानी कि मेन तार का रंग लाल होता है और उदासीन तार का रंग काला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? बताइएगा कि किस युक्ति में विभक्त वलय का द्विक परिवर्तन का कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, या गैल्वेनोमीटर, या वोल्टमीटर?
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइएगा दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है? तापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि बदलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में, यानी कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है ना दोस्तों? मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बताइएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर, यानी कि टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और याद रखिएगा संतरा और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में जो है एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ये भी याद रखिएगा इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में जो है एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ये हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। और संतरा और एक याद रखिएगा नींबू, संतरा और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? बताइएगा दोस्तों कि इनमें जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है, यानी कि अभिक्रियाशील धातु है। और ये भी याद रखिएगा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है सोना होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे कम क्रियाशील यानी कि सबसे कम होता है ना जो अभिक्रियाशील धातु, वह क्या है? तो सोना है। ठीक है, और सबसे अधिक कहा जाएगा तो पोटेशियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का है ताज़ा मिश्रण होता है? बताइएगा कि एक्वा रेजिया यानी कि किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र जो है नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। ठीक है, यानी कि 3:1 होता है एक्वा रेजिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl + HNO3 होता है। SNO3 का ये जो है अनुपात होता है, मिश्रण होता है किसमें? तो 3:1 में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में है ना, इसमें बताइएगा कि जो है कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, कि प्रोपेन में आणविक सूत्र C3H8 में जो है 10 सहसंयोजन आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज यानी परमाणु का आकार क्या होती है? बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु का साइज यानी कि परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। ठीक है, जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो, और जब दाएं से बाएं की ओर आएंगे तो क्या होगा? परमाणु का साइज घटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाएं से दाएं की ओर तरह जाने पर क्या होता है? तो परमाणु साइज यानी परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है? बताइएगा कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उससे जो उत्पन्न आग है उसका लुक कैसा होता है? पीली, नीली या चमकीला उजला या लाल होता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा यंत्र उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग जो है रक्तदाब को मापने में किया जाता है? बैरोमीटर या मैनोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यानी कि जो है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को मापा जाता है किससे? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। और ये भी याद रखिएगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? बताइएगा दोस्तों कि रक्त का जो है कौन सा अवयव घायल स्थान से, ठीक है, रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त कोशिका,
या श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या लसिका। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का तेरा कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि जो है अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस, ये सभी का जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। बताइएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। कहा गया इसमें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। बताइएगा पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन किसका सहायक है, प्रोरोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए या तने की वृद्धि के लिए या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी कि पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन या जो है पौधों के जो है प्रारूह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए भी जो सहायक है और तने की वृद्धि के लिए भी और पादप यानी पेड़ पौधा का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए भी क्या है, सहायक होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। बताइएगा कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है, कायिक प्रबंधन या बीजाणु समासंघ या मुकुलन या विखंडन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन, यानी कि हाइड्रा में भी प्रजनन जो है मुकुलन के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर, यानी कि पुष्प का जो है कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो ये हो जाएगा पुंकेसर। और दोस्तों याद रखिएगा परागकण जो है पीले पाउडर के समान होती है और या जो है परागकोश में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइएगा दोस्तों निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। ठीक है, या जो है एक जो है नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और जो डिंब वाहिनी या जो है मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।